हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम अभ्यास सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। और यही रीज़न है कि हम इसको कुछ पार्ट्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको इस वीडियो के नीचे एक बैनर दिख रहा होगा, मूविंग बैनर, दैट इज़ अबाउट द गाइड बुक फॉर दी यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम। तो अगर आपको ईपीएफओ एग्ज़ाम की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि ईपीएफओ का स्ट्रक्चर कैसा है, हायरकी कैसी है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, पीवाईक्यूज़ अगर आपको चाहिए या फिर आपको डिकोडेड सिलेबस चाहिए, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिल जाएगी। और ये कहाँ से आप गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा लिंक ऑफ द गाइड बुक। उस लिंक पे जाएंगे और गाइड बुक को डाउनलोड कर लेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल दी जा रही है एडोटैप की तरफ से। ठीक है, डन। चलो, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की, लास्ट तक देखना है और आंसर करने की कोशिश करनी है खुद से भी। हम अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक। और जो वीडियो की पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। सो लेट्स डायरेक्टली जंप टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अदर नेम्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चंस के ऑप्शन देखने से पहले, मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो रूल्स हैं, वो ब्रॉड रूल्स, गाइडलाइंस हैं जो कि अकाउंटेंट को या हमें ध्यान रखनी पड़ती है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम पे। बात समझ में आ रही है? वो रूल्स और गाइडलाइंस हैं जिसके बेसिस में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स बुक में। क्यों जरूरत है इनकी? गाइडलाइंस की जरूरत क्यों है? रूल्स की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर अलग अलग बिजनेस अलग अलग रूल्स को फॉलो करेंगे तो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बन के आती हैं, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के आती हैं लास्ट में, रिकॉर्ड करने के बाद स्टेटमेंट्स बन के आएंगी ना लास्ट में, वो यूनिफॉर्म नहीं हो पाएंगी। तो उनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे हम लोग। जो पब्लिक है या जो सेबी है या जो गवर्नमेंट है, वो उनको कंपेयर कैसे करेगी? अरे मेरे को और आपको अगर इन्वेस्ट करना है रिलायंस या टीसीएस, रिलायंस से टाटा में से, टाटा का कोई भी कंपनी में से अगर मुझे चूज़ करना है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो मैं दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करूँगा ना। तो दोनों के तौर तरीके सेम होने चाहिए ना बनाने के, तभी तो दोनों का कंपैरिजन हो पाएगा। अब टाटा रिकॉर्ड कर रही है अपने एसेट को नंबर ऑफ क्वांटिटी में, मान लो कि मेरे पास 1000 कंप्यूटर हैं, 10 मशीन हैं, क्वांटिटी में रिकॉर्ड कर रही है अगर, और अगर रिलायंस कर रही है इसमें मनी टर्म्स में, तो दोनों को क्या कंपेयर कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। दोनों अगर मनी टर्म्स में रहेंगी तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे ना। दोनों की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होंगे बिल्कुल एक जैसे होंगे तभी आप कंपेयर कर पाओगे ना। तो यही इंपॉर्टेंस है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, जिसको हम कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस वगैरह वगैरह भी बोलते हैं। ओवरऑल लॉजिक समझ में आया? अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? वो गाइडलाइंस है, रूल्स हैं जिसके बेसिस में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिससे कि यूनिफॉर्मिटी आ सके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के लिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के और बाकी के नाम क्या हैं। कभी कभी हम इसको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। कभी कभी अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। अकाउंटिंग पॉस्टुलेट्स कहते हैं, बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, कभी कभी कन्वेंशंस कहते हैं, कभी कभी पॉस्टुलेट्स भी कहते हैं। तो आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। ठीक, चलो, ये जो एक्सप्लेनेशन है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जितने भी ये कन्वेंशन या कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी डिटेलिंग हम एक एक करके पढ़ेंगे एज वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक, डन। चलो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश कॉन्सेप्ट, द अमाउंट ऑफ ₹1 लाख इन्वेस्टेड इन ABC लिमिटेड बाय इट्स ओनर विल बी कंसिडर्ड अ लायबिलिटी टू द बिजनेस। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ X। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान समझना। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अमाउंट है 1 लाख रुपए का, वो इन्वेस्ट किया गया है ओनर ने। ये बिजनेस है, ठीक है, ये ओनर है, ओनर ने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, लेकिन बिजनेस इस अमाउंट को एज अ लाइबिलिटी मानेगा। तो कह रहा है कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस ने इस 1 लाख रुपए को लाइबिलिटी माना, जबकि है तो वो ओनर का ही पैसा ना। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसे हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब ध्यान समझिए क्या होता है इस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये बिजनेस है और ये ओनर है। बिजनेस लीगल टर्म्स में, अकाउंटिंग टर्म्स में खुद एक पर्सन है, ये खुद एक लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है बिजनेस। तो इसकी अकाउंटिंग अलग होगी, और जो ओनर है उसके जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस वगैरह जो है, इनकम है, उसकी अकाउंटिंग अलग होती है।
तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो ओनर होता है और जो बिजनेस होता है ये सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। तो बिजनेस कहता है कि अगर ओनर ने पैसा लगाया है तो बिजनेस एक पर्सन है, वो कहेगा मैं आपको पैसे वापस जरूर करूंगी। कब करूंगी? जब बिजनेस बंद हो जाएगा, तब बिजनेस शेयर होल्डर को पैसे वापस करती है, ठीक है। तो जहां पैसे वापस करने पड़ रहे हैं मतलब एक तरह का वो लायबिलिटी हो गई। तो बिजनेस कहता है, बिजनेस के लिए ओनर का पैसा एक लायबिलिटी हो जाती है। तो यहां पे यही क्वेश्चन पूछा गया कि लायबिलिटी क्यों माना जाता है, किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग माना जा रहा है लायबिलिटी इन शेयर होल्डर्स के अमाउंट को। तो आंसर होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। बात समझ में? एक बार फिर से ब्रीफली बता देता हूँ। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सिंपल है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ओनर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, और जो बिजनेस एंटिटी होती है वो डिफरेंट एंटिटी है, डिफरेंट लीगल एंटिटी है। तो भले ही ओनर का पैसा जा रहा है बिजनेस में, बिजनेस इसको लायबिलिटी कंसिडर करता है। जब बिजनेस बंद होगा सबसे लास्ट में शेयर होल्डर्स को पैसा बिजनेस वापस करती है, ठीक है। अगर पैसा बचता है तो पहले किसको बिजनेस वापस करेगी पैसा? पहले आउटसाइड लायबिलिटी वालों का करेगी, जिसने कंपनी को लोन दिया होगा, जैसे बैंक वगैरह, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जनरल पब्लिक, पहले इनका पैसा वापस करेगी, फिर लास्ट में शेयर होल्डर का पैसा वापस करेगी, ठीक है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बट हम बाकी सारे ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं, उनको भी ब्रीफली समझ लेते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पहला ऑप्शन है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि जो बिजनेस में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप मतलब आप अगर अकाउंटेंट हैं तो आप और मैं अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अकाउंट्स को पढ़ेंगे ना, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी आप अकाउंट्स पढ़ते हो आप अपने आप को अकाउंटेंट मानते हो। तब जब आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंट्स बुक में, तो ये आप अज्यूम करके करेंगे कि बिजनेस कंटिन्यू करता रहेगा फोर्सिबल फ्यूचर के लिए, ये बंद नहीं होने वाला है, ये आगे रन करता रहेगा। तभी तो आप बैंक के लोन को लायबिलिटी शो कर रहे हो। लायबिलिटी मतलब क्या? ऐसे पैसे, ऐसे ऑब्लिगेशंस जो आप वापस करने वाले हो बैंक को फ्यूचर में। आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो ना, इसका मतलब ये आप मान के कर रहे हो रिकॉर्डिंग कि हमारा बिजनेस फ्यूचर तक टिकेगा। अब ये मान के बिजनेस नहीं करते हो कि हमारा बिजनेस तो 1 साल में ही बंद हो जाएगा या 2 साल में बंद हो जाएगा, ये मान के आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करते हो, रिकॉर्डिंग नहीं करते हो। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका बिजनेस आगे तक रन करेगा, फोर्सिबल फ्यूचर तक रन करता रहेगा, यही मान के आप रिकॉर्डिंग करते हो। इसीलिए आप असेट भी शो कर रहे हो। असेट मतलब वो रिसोर्सेज जहां से आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाले हैं। बात समझ में आई? ठीक है। थर्ड है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी आपने रेवेन्यू कमाया है इस साल, बात समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो भी आपने रेवेन्यू इस साल कमाया है उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है उसी को आप इस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने इस साल 10 मोबाइल बेचे, या आपके पास मोबाइल है, 10 मोबाइल आपने बेचे, ठीक है। 10 मोबाइल आपने बेचे इस साल, 1 लाख रुपए का एक मोबाइल बेचा आपने, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया आपने? 10 लाख रुपए किया। वेरी सिंपल। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने 10 मोबाइल बेचे, इन 10 मोबाइल से रिलेटेड जो कॉस्ट है सिर्फ उन्हीं कॉस्ट को आप इस साल रिकॉग्नाइज करोगे, बाकी कॉस्ट को नहीं करोगे। मतलब भले ही आपने खरीदे थे 20 मोबाइल आपने खरीदे थे, मान लो एक मोबाइल आपने, फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, एक मोबाइल आपने 10,000 रुपये में खरीदा था, मान लो, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। आपके 20 मोबाइल आपने कितने में खरीदे थे? 2 लाख रुपए में खरीदे होंगे, ठीक है। अरे बाबा, 10,000 का एक मोबाइल है तो 10 मोबाइल होंगे 1 लाख रुपए के, 20 मोबाइल होंगे 2 लाख रुपए के। आपने खरीदे थे 20 मोबाइल 2 लाख रुपए के, लेकिन बेचे आपने 10 मोबाइल, सिर्फ आपके जो बिके मोबाइल सिर्फ 10 मोबाइल बिके 10 लाख रुपए के। तो आप कॉस्ट में पूरी 2 लाख रुपए की कॉस्ट नहीं ले जाओगे इस साल, क्योंकि आपने 10 मोबाइल ही बेचे हैं। तो इस 10 मोबाइल की कॉस्ट को ही आप कॉस्ट में रखोगे इस साल। मतलब आपकी कॉस्ट में आप सिर्फ 1 लाख रुपए ही रखोगे और सेल्स में आप 10 लाख रुपए रखोगे। प्रॉफिट आप दिखा दोगे कितने का? 9 लाख रुपए का। बात समझ में आ रही है? यही है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब आप पूछोगे सर ये जो बाकी के 10 मोबाइल जो खरीदे हैं इनकी कॉस्ट का क्या करेंगे? तो वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो बाकी के 10 मोबाइल हैं जिनकी कॉस्ट हमने इस साल रिकॉग्नाइज नहीं की है, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे एज अ कॉस्ट नेक्स्ट ईयर। अगले साल हम बेचेंगे ना इन मोबाइल्स को, तो जब हम बेचेंगे तब उनकी कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर लेंगे अपने पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तब हम इसको एक्सपेंस दिखा देंगे। इस साल के लिए जितने मोबाइल हमने बेचे हैं उसी से रिलेटेड कॉस्ट को ही हम दिखाएंगे। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ये बहुत ईजी है। इसमें इतना कहता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट इतना कहता है कि जब
कंपनी को ये लगता है, जब हमको, अगर हम अकाउंटेंट है, जब हमको ये लग रहा है कि हमें रिवेन्यू मिलने ही मिलने वाला है, मतलब हमने कुछ सामान बेच दिया, मान लो हमने मोबाइल बेचे थे 10, इसमें से 2 मोबाइल हमने क्रेडिट में बेचे हैं, 1 महीने का हमने क्रेडिट पीरियड दे दिया है कस्टमर को कि 1 महीने बाद आप पेमेंट कर देना पूरी एक साथ, ठीक है। बट हमने सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर कर दिए हैं मोबाइल के कस्टमर को। अब हमें पता है कि हमें 1 महीने बाद पेमेंट मिलने ही मिलने वाला है, तो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए 1 महीने का वेट नहीं करेंगे कि जब हमें कैश मिलेगा तब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड करोगे, नहीं, जब आपने बेचा, जब सेल हुई, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हुए, आप तभी रिकॉग्नाइज कर लोगे रिवेन्यू को। मतलब रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट टाइमिंग की बात करता है कि आप रिवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड दी रिवेन्यू, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट्स व्हाट इट इज रिटन इन द रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। यही चीज बताई गई है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, मान लीजिए आपने सामान को खरीदा है, अब आपने पेमेंट की है, तो आप रिकॉर्ड कर लेते हो। लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं भी की है तुरंत, अभी 1 महीने बाद आप पेमेंट करने वाले हो, तब भी आप उसकी अकाउंटिंग एंट्री कर देते हो अपनी बुक्स में, ठीक है। ये आपका होता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। बात ध्यान समझना, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बात करता है सिर्फ रिवेन्यू की, मतलब आपने सेल की, आपने रिवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया, भले आपने कैश अभी रिसीव किया हो चाहे ना किया हो, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर दोगे, ये कहता है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट बात करता है, मैं लिख दूं यहां पे, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट रिवेन्यू की तो बात करेगा ही करेगा, साथ में पेमेंट की बात भी कर रहा है कि अगर आपको पेमेंट, अगर आपने कोई सामान खरीदा और अगर आपको ये फिक्स है कि आपको पेमेंट करनी ही करनी है, भले आज करो, चाहे 1 महीने बाद करो, चाहे 6 महीने बाद करो, अगर ये फिक्स है कि आपको पेमेंट करनी है, तो आप उसकी अकाउंटिंग एंट्री तुरंत कर दोगे, आप कैश के डिसबर्स होने का वेट नहीं करोगे। दिस इज व्हाट योर अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज। ठीक है, बात समझ में आई, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अक्रूवल कॉन्सेप्ट रिवेन्यू की भी बात करेगा, पेमेंट की भी बात करेगा। ऑन दी अदर हैंड रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट सिर्फ रिवेन्यू की बात करेगा कि कब रिवेन्यू को रिकॉर्ड करना है। ठीक, डन, पहला क्वेश्चन भी हो गया। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस भी कर लिए साथ में। इसका आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो जहां मैं क्रॉस करूंगा वही आंसर होगा। एज पर दी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, नाम से समझ में आ रहा होगा ना, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जिन ट्रांजेक्शन को आप मनी में मेजर कर सकते हो उनको ही आप रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल है। यहां तो लिखा हुआ है कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे, तो बिल्कुल गलत जवाब। ये तो सही आंसर हो सकता है, बट बाकी सारे ऑप्शन भी पढ़ने पड़ेंगे हमको। नेक्स्ट ऑप्शन से गोइंग कंसर्न अज्यूम्स दैट बिजनेस वुड नॉट बी लिक्विडेटेड इन द फोर्सेबल फ्यूचर। ये हम डिस्कस करके आ चुके हैं, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। क्यों? गोइंग कंसर्न ये अज्यूम करता है कि हमारा बिजनेस आगे तक फ्यूचर में फोर्सेबल फ्यूचर तक रन करता रहेगा, बंद नहीं होगा। ठीक है। सी ऑप्शन से द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था, हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो बिजनेस है और जो शेयर होल्डर्स हैं वो डिफरेंट एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है, तो इसका एक और नाम सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल भी है, तो बिल्कुल सही है। द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वॉयलेट्स गैप। ये क्या चीज़ है? गैप होता है आपका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग करते हैं हम अक्रूवल बेसिस में करते हैं। किसमें करते हैं? अक्रूवल बेसिस में। अक्रूवल बेसिस का ऑपोजिट होता है कैश बेसिस। आपको बताया था ना मैंने लास्ट स्लाइड में कि अक्रूवल बेसिस क्या होता है। जब हमको पता चल जाएगा कि रेवेन्यू मिलना फिक्स है तो हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, और साथ ही साथ जब हमको फिक्स है कि हमें पेमेंट करना है तो हम उस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कर लेंगे। जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, हम कैश का वेट नहीं करते हैं। दैट इज वॉट योर अक्रूवल बेसिस इज। बट ऑन द अदर हैंड कैश बेसिस इज दैट अकाउंटिंग इन विच whenever कैश इज डिसबर्स्ड, जब भी हम कैश को डिसबर्स करते हैं तब एंट्री करते हैं, या जब हमें कैश मिलता है तब हम एंट्री करते हैं। बट ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा नहीं कहता है कि आप ऐसी अकाउंटिंग करो, ऐसा नहीं कहता है। इसीलिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वॉयलेट करता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो गलत हमको सिर्फ एक ऑप्शन मिला है अभी तक, वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओनली। आई होप आपको अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहे हैं साथ ही साथ, इसीलिए ये सब लेक्चर्स इतने इंपॉर्टेंट है।
आप सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं कर रहे होते हो, इसके साथ ही साथ आप कम से कम 5-6 क्वेश्चन कर देते हो एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। आपको कैश बेसिस समझ में आ गया, अक्रूवल बेसिस समझ में आ गया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन सेज इट इज अज्यूम्ड दैट अ बिजनेस फॉलोज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो बिल्कुल सही है, हम बात करके आ चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं। पर्सनल ट्रांजेक्शन एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन आर डिस्टिंग्विश्ड, ऑब्वियसली। शेयर होल्डर अलग है, बिजनेस अलग है। शेयर होल्डर अपने बच्चों की फीस जमा कर रहा है, तो वो बिजनेस के अकाउंटिंग बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे? हम उसको नहीं करेंगे, दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। तो पर्सनल एक्सपेंस अलग रिकॉर्ड होते हैं, बिजनेस के एक्सपेंस अलग रिकॉर्ड होते हैं, यही लिखा हुआ है एज पर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन, materiality concept states that expense incurred in the accounting period should be matched with the revenue during that period। बिल्कुल गलत है, ये हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट था। याद आया, मोबाइल का एग्जांपल दिया था, 10 मोबाइल 20 मोबाइल। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितना रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है उसी को इस साल आप रिकॉर्ड कर लोगे, बाकी एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करोगे, यही लिखा हुआ है सी में। बट सी में जो कॉन्सेप्ट का नाम है वो गलत दिया हुआ है, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए, यहाँ दिया है मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, तो ये गलत है। मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि जो मटेरियल ट्रांजैक्शन है उनको आप रिकॉर्ड करते हो। अब आप पूछेंगे सर ये मटेरियल ट्रांजैक्शन कौन कौन से होते हैं? मटेरियल ट्रांजैक्शन या मटेरियल इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिन इवेंट्स का इम्पैक्ट यूजर्स में पड़ेगा, यूजर्स के फाइनेंशियल डिसीजन में पड़ेगा। यूजर्स कौन है? मैं और आप या गवर्नमेंट है, कोई भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहा है। तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन वो सारी इन्फॉर्मेशन है जिसके होने से हमारे एनालिसिस पे, हमारे डिसीजन पे फर्क पड़ सकता है। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन को आपको अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करना ही करना है। तो आपको मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट भी मैंने समझा दिया, ठीक है। सारे के सारे हमने पढ़ लिए ऑप्शन। अच्छा, एक बचा हुआ है, डी बचा हुआ है। इसका आंसर तो सी है, हमें दिख रहा है साफ साफ, ये गलत है ऑप्शन, ये गलत स्टेटमेंट लिखा है, इसलिए आंसर यही होगा, बट हम डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट एट द परचेज प्राइस। तो ये भी सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जिस पे आपने खरीदा है असेट को, उसी को आप आगे जाके रिकॉर्ड करते रहोगे, उसी पे रिकॉर्ड करोगे आप, ठीक है। डिप्रिसिएशन लगाते रहोगे वो बात अलग है, बट आप रिकॉर्ड उसी पे करोगे, ठीक है। फिर आप डिप्रिसिएशन को पीएल में एज एन एक्सपेंस शो करते रहते हो, वो अलग चीज़ है। बट कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल सही लिखा गया है। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ ट्रेडर हैज मेड अ सेल ऑफ 50,000 आउट ऑफ विच कैश सेल्स अमाउंट टू ₹15,000। ही शो ट्रेड रिसीवेबल एज ऑन 31 मार्च एट ₹35,000। देखो कैश सेल 15,000 की हुई है, कैश हमको 15,000 मिले हैं सिर्फ, लेकिन उसने ट्रेड रिसीवेबल दिखाए हैं, मतलब असेट उसने दिखा दिया अपने 35,000, मतलब उसने टोटल जो सेल दिखाई है, बात समझना, पूरा ट्रांजैक्शन को शो किया है उसने। 35,000 प्लस 15,000 कितना होता है? 50,000 होती है। कैश सेल्स उसने दिखा रखी है 15,000, ठीक है, बट ओवरऑल सेल्स तो उसने दिखाई होगी पूरी 50,000 की, ठीक है, तभी तो ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया? 35,000 है। 31 मार्च को ट्रेड रिसीवेबल मतलब वो पैसे जो आपको आने वाले आगे सालों में मिलने वाले हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर उसने 35,000 भी दिखाया है। कौन से कॉन्सेप्ट को उसने फॉलो किया है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को, अक्रूवल कॉन्सेप्ट को, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को, मैचिंग कॉन्सेप्ट को, नन ऑफ द अबव। तो वेरी इजी, अक्रूवल बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट को उसने फॉलो किया है। अक्रूवल बेसिस हमने पढ़ा था ना कि भले ही हमें कैश मिला हो ना मिला हो, उसका इम्पैक्ट तो अकाउंटिंग बुक्स में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो कैश हमें भले ही अभी ना मिला हो, लेकिन उसकी एंट्री हो गई है। कैश सेल्स 15,000 दिखाया, बाकी इसने दिखा दिया ट्रेड रिसीवेबल, तो अक्रूवल बेसिस के हिसाब से रिकॉर्डिंग उसकी हो गई है, भले कैश मिला हो चाहे ना मिला हो, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। बाकी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स in determining the net income of the business, all costs which are applicable to the revenue of the period should be charged against that revenue। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार। कह रहा है कि जब नेट इनकम हमें पता करनी है तो क्या बोल रहा है कि जितना रिवेन्यू हुआ है, ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू द रिवेन्यू ऑफ दैट पीरियड, जितना रिवेन्यू हुआ है उसमें से अगर कॉस्ट को निकाल दोगे तो आपको क्या बन जाएगा? नेट इनकम। तो बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैचिंग कॉन्सेप्ट है ये। मैचिंग कॉन्सेप्ट में यही तो पढ़ा था हमने, जितना रेवेन्यू है उससे रिलेटेड जितनी कॉस्ट है उसको हटा दो तो नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। बाकी कॉस्ट जो है उसको आप कंसिडर नहीं करोगे इस साल, उसको आप अगले साल कंसिडर करोगे। जो मोबाइल का एग्जांपल दिया था वही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक। अच्छा, बाकी भी देख लेते हैं एक बार, बाकी कोई नए कॉन्सेप्ट आए हैं तो। देखो गोइंग कंसर्न तो हम पढ़ के आ चुके हैं,
कि हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस रन करता रहेगा हमेशा के लिए। दो नए कॉन्सेप्ट आए हैं, पहला है कंजर्वेटिज्म और दूसरा है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इन दोनों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम किससे, डुअल कॉन्सेप्ट से करते हैं, ठीक है। डुअल कॉन्सेप्ट से, डुअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैं लेजर एक्टिवेट करता हूँ। ये कहता है कि हर ट्रांजेक्शन के टू फोल्ड इफेक्ट है। मतलब इसका क्या मतलब है कि हर ट्रांजेक्शन की एटलीस्ट टू फोल्ड इफेक्ट है। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होगा वो कम से कम दो अकाउंट को तो जरूर इंपैक्ट करेगा, कम से कम दो अकाउंट को तो जरूर इंपैक्ट करेगा। एग्जांपल देता हूं आपको मैं, आपने सेल की, कैश सेल्स की मान लो, तो कौन से दो अकाउंट यहां इंपैक्ट हो रहे हैं, पहला सेल्स, दूसरा कैश। कैश आ रहा है आपके पास और आप सेल कर रहे हो, तो दो अकाउंट कम से कम आपके हो गए इंपैक्टेड। तो यही डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की। ये तो बहुत ईजी है। देखो, कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इस तरह से करेंगे, कि अगर आपको कुछ एंटिसिपेट होता है प्रॉफिट फ्यूचर में हो जाएगा, अगर आपको लगता है एज एन अकाउंटेंट, आप अकाउंटेंट कंपनी के, और आपको लगता है, आप एंटिसिपेट करते हो कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट हो सकता है, ये अभी हुआ नहीं है बट आपको लग रहा है, तो क्या आप उसकी एंट्री अपने अकाउंट्स बुक में कर दोगे? आंसर है बिल्कुल नहीं करोगे। गलत जवाब, नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? इसी का नाम कंजर्वेटिज्म है। आपको कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करनी है कि अगर आपको लग रहा है प्रॉफिट हो जाएगा तो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, बट आपको अगर प्रॉफिट एक्चुअल में होता है तभी आप रिकॉर्ड करो। ऑन दी अदर हैंड, तो आपकी अप्रोच थी कंजर्वेटिज्म की, वो ये भी कहती है कि अगर आपने एंटिसिपेट किया लॉस को, कि अगर आपको लॉस हो सकता है फ्यूचर में, भले ही अभी ना हुआ हो, तो क्या आप उसको रिकॉर्ड करोगे? जी हाँ, बिल्कुल करोगे। तभी तो नाम रखा है कंजर्वेटिज्म, कि आप कंजर्वेटिव हो बहुत। कंजर्वेटिव मतलब आप बिल्कुल ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हो अपनी अकाउंट बुक कि गलत प्रेजेंटेशन आप ना शो करो, गलत प्रॉफिट आप ना शो कर दो यूजर्स को, आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट ना दिखा दो यूजर्स को, पब्लिक को एक्स्ट्रा प्रॉफिट ना दिखाओ। जो प्रॉफिट हुआ नहीं है वो मत दिखाओ, हाँ, लेकिन जो आपको लग रहा है कि लॉस हो सकता है उसको दिखा दो। इसी का नाम है कंजर्वेटिज्म। अब कंजर्वेटिव होके अब मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो ताकि गलत प्रॉफिट ना शो हो जाए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट ना शो हो जाए पब्लिक को, ठीक है। इसी का नाम है कंजर्वेटिज्म अप्रोच। तो यहाँ हमने क्या क्या चीज़ पढ़ ली, डुअल एस्पेक्ट भी पढ़ लिया, कंजर्वेटिज्म भी पढ़ लिया, गोइंग कंसर्न हम पहले पढ़ चुके हैं, मैचिंग भी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज डन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? मैं पेन एक्टिवेट करता हूं क्योंकि जिसमें क्रॉस करूंगा वो वही आंसर सही होगा, क्योंकि वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर। ये तो गलत है। ये तो हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारा बिजनेस बंद नहीं होगा, तो ये गलत स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ टू फोल्ड इफेक्ट, हैज अ डुअल और टू फोल्ड इफेक्ट। ये तो सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट हमको पहचानना है इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेज प्राइस। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आ चुके हैं, तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें जो गलत है वो ओनली वन ही है। ये मैंने यहाँ पे क्रॉस किया ना, मैंने कहा था जिसमें क्रॉस किया होगा सिर्फ वही गलत है, तो यहाँ पे हमको इनकरेक्ट पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 1 की बात कहाँ की गई है? ऑप्शन नंबर डी में की गई, तो ये गलत है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आ चुके हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ के आ चुके हैं, दोनों सही लिखे थे। पहला गलत इसलिए था क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, जिस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट नहीं है, वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। फिर से जहां क्रॉस करूंगा वही आंसर सही होगा। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू द नेक्स्ट। गलत जवाब। जिस मेथड को आप इस साल यूज कर रहे हो उसी को हर साल यूज करो, जिस पॉलिसी को आप इस साल यूज कर रहे हो उसी को आप आगे भी यूज करो। ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ये कहता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो पॉलिसी और मेथड आप इस साल यूज कर रहे हो उसी को आप आने वाले सालों में यूज करो, ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे ना, ताकि आपको एक ही बिजनेस में अगर डिफरेंट ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना है तभी तो आप कर पाओगे ना। जब यहाँ जो पॉलिसी यूज की है वही इस साल भी यूज कर रहे होगे तभी तो दोनों को कंपेयर कर पाओगे। तो इसका नाम है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। मैं लिख देता हूं आपके लिए, यहाँ नाम से भी समझ में आ रहा होगा, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गई। सेकंड,
फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, तो ये सही है, सही है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज कंसिस्टेंसी, ये भी गलत है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट नाम होता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का। मैं लिख दूं आपके लिए, कंजर्वेटिज्म हम पढ़ के हम डिस्कस करके आ चुके हैं। तो कंजर्वेटिज्म का एक और नाम है प्रूडेंस, ठीक है। तो पहला भी गलत है, थर्ड भी गलत है। अब आप ऑप्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पहला थर्ड कहाँ है। ऑप्शन नंबर सी में है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, फिर से इनकरेक्ट है। चलो, द कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये सही है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, हम पढ़ के आ चुके हैं, सबका आंसर सही होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन स्टेट्स दैट परचेज प्राइस विल रिमेन सेम फॉर ऑल ईयर्स टू कम, गलत जवाब। रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये बताता है कि हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करना है। इट टेल्स अस अबाउट द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू। व्हेन द राइट टू रिसीव पेमेंट is assured, we are going to recognize the transaction in our accounts book. This is what we deal in the revenue recognition, not the statement that is written here, ठीक है। ये statement गलत है, क्रॉस। थर्ड स्टेटमेंट, गोइंग कंसर्न फोकसेस ऑन मटेरियल फैक्ट्स, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत है। मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट कंपनी वुड नॉट बी लिक्विडेटेड इन द फोर्सिबल फ्यूचर, ये भी गलत है, क्योंकि मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट तो ये कहता है ना कि सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन को आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको समझ में आ गया कि क्रॉस क्या है, जो गलत है वो कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ मैंने क्रॉस टिक किया है, 2 में भी क्रॉस किया है, 3 में भी क्रॉस किया है, 4 में भी क्रॉस किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 एंड 4। पहला वाला सही था, तो यहाँ पे हमारा टिक मार्क था। तो ऐसे एग्जाम में भी आपको करना है, जो गलत है वो टिक करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको वीडियो करनी है पॉज, क्वेश्चन खुद से पढ़ना है, तब आंसर मुझे देना है, ठीक है। चलो, अब आपको अगर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है या आपको कोर्सेज रेफर करने हैं, तो आप सीधे वेबसाइट पे जाइए। 3 तरह के कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला है टेस्ट सीरीज जहाँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे हर कंपोनेंट के। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है टेस्ट सीरीज प्लस। ये क्या चीज़ है? ये उन कंपोनेंट्स की बात हो रही है जो आपने जनरली यूपीएससी सीएससी की तैयारी में नहीं पढ़े होंगे, जैसे कि इंडस्ट्रियल लेबर लॉ वगैरह होता है, अकाउंटेंसी होता है, ऑडिटिंग वगैरह, इंश्योरेंस, ये सब आपके वहाँ सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं जनरली। टेस्ट सीरीज प्लस में जो स्पेशल कंपोनेंट है, सिर्फ आपको उसकी टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप ले सकते हो। बाकी की अगर आपके पास टेस्ट सीरीज ऑलरेडी है किसी और इंस्टीट्यूट की, तो स्पेशल कंपोनेंट्स की टेस्ट सीरीज आप रेफर कर सकते हैं। आपको अगर पूरी तैयारी करनी है, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है, तो आप मास्टर कोर्स पर रेफर कर सकते हैं। यहाँ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, सारी वीडियो क्लासेस भी मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, डन। और वेबसाइट पे आके आप चेक कर सकते हैं कोर्सेज, इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डन। चलो, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है सबको। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।